नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 3,000 रुपए का एक कमर्शियल सिलेंडर, 19 किलोग्राम के गैस सिलेंडर का दाम 993 रुपया महंगा कर दिया गया। 7 रुपए कम हैं, मगर 1,000 ही समझिए। चुनाव खत्म होते ही एक झटके में 1,000 महंगा। इसी के साथ सरकार ने महंगाई के महाआगमन की महाघोषणा कर दी है। आम आदमी के जीवन पर चौतरफा हमला आज से शुरू हो जाएगा। आप अपना पैसा संभाल सकते हैं तो संभाल लीजिए, बचा सकते हैं तो देख लीजिए। कम खर्चे से भी नहीं चलने वाला। जो लोग कम कमाई में जीते हैं वो अब कितना कम कर पाएंगे? और जिन्हें लगता था कि तथाकथित चौथी अर्थव्यवस्था के धनिक हो गए हैं, उनके लिए भी स्कूल की फीस से लेकर हवाई यात्रा, बस की यात्रा जानलेवा होने जा रही है। सवाल का जवाब तो केवल प्रधानमंत्री के पास है। 29 अप्रैल को बंगाल में मतदान हो रहा था, मगर प्रधानमंत्री कहां थे? बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में त्रिशूल और डमरू के साथ कैमरे के सामने दिखाई दे रहे थे। इस आयोजन पर भारत सरकार का कितना खर्चा हुआ? कितने सुरक्षा कर्मियों को बड़े बड़े होटलों में रुकाया गया? प्रधानमंत्री के रोड शो को देखकर कभी नहीं लगता भारत का रुपया कमजोर है। विदेशी निवेशक भारत से दनादन पैसे निकाल रहे हैं। कभी फुटबॉल खेलने का अभिनय करते तो कभी डमरू बजाते प्रधानमंत्री को देखकर कभी नहीं लगेगा कि अमेरिका ने भारत को चिली, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, रूस और चीन के साथ प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिया है। कुल 19 देशों को इस सूची में शामिल किया गया है। यह तब किया जाता है जब भारत की कंपनियों पर पेटेंट नियमों में हेराफेरी, डिजिटल कॉपीराइट का उल्लंघन पकड़ा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग गिर गई है। भारत का अपना उत्पादन गिर गया है। चीन से आयात इतना हो गया कि व्यापार घाटे के साथ साथ भारत चीन पर निर्भर होता जा रहा है। आम जनता 100 तरह से परेशान है और प्रधानमंत्री अपने मकसद में मगन, त्रिशूल और डमरू लेकर। अप्रैल के महीने में जब नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन हुआ, तभी दिख गया कि महंगाई ने आम आदमी की गर्दन दबोच ली है, मगर प्रदर्शन को काबू में कर लिया गया। विदेशी तार खोज लाए गए और सत्यम वर्मा जैसे पत्रकार और एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके अलावा आदित्य आनंद, रुपेश रॉय, मनीष चौहान, सृष्टि गुप्ता, हिमांशु ठाकुर और आकृति चौधरी की भी गिरफ्तारी हुई। संदेश साफ था कि जनता अगर सड़कों पर आएगी तो उसके साथ किसी को नहीं जाना है। लेकिन उससे क्या होगा? क्या लोग अपना खर्चा, अपना घर इस महंगाई में संभाल लेंगे? क्या भारत का राष्ट्रवादी कॉरपोरेट मजदूरों की सैलरी बढ़ा देगा? मजदूरों को भी समझ नहीं आएगा कि राष्ट्रवाद की फर्जी राजनीति ने उनके अधिकार और उनकी ताकत कितनी कम कर दी है। कमर्शियल गैस से खाना चांद पर नहीं पकता। इसी पर तरह तरह की चीजें बनती हैं जिसे आम आदमी से लेकर खास आदमी तक खाता है। 40-50 लाख वेंडर इस देश की सड़कों पर बनाकर बेचते हैं। इन पर भयंकर हमला हुआ। शादी की कैटरिंग का खर्चा और महंगा होगा। सड़कों पर खरीद कर खाने वाले आम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाएगी। एक बार अपने मोहल्ले के बाहर जाकर देखिए कितने ठेले लगे हैं जो गैस के सिलेंडर से चलते हैं। वहां लोग काम करते हैं। इनकी बिक्री घटेगी और कोई खाएगा तो उसकी जेब खाली होगी। दिल्ली में 19 किलोग्राम का सिलेंडर 3,071 रुपए का मिलेगा। एक झटके में अगर कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपया महंगा होगा तो इस पर बनने वाली खाने पीने की हर चीज भी उसी अनुपात में महंगी हो जाएगी। 5 किलोग्राम का सिलेंडर भी 261 रुपया महंगा हो गया। कौन इस्तेमाल करता है? जो लोग 5 किलोग्राम के सिलेंडर पर खाना पकाते हैं, उनका महीने का पगार भी 261 रुपया एक झटके में नहीं बढ़ता है, और यहां सिलेंडर का दाम 261 रुपया महंगा हो गया। जाहिर है सड़कों से लेकर आम घरों में तबाही मचने वाली है। घर में पकाएंगे तो खाना महंगा, बाहर खरीद कर खाएंगे तो और ज्यादा महंगा। सरकार दावा करती रही सिलेंडर की उपलब्धता सामान्य है, मगर स्थिति नजर नहीं आती। दाम अधिक होने के कारण सूरत और अन्य जगहों से खबरें आई कि लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। गोदी मीडिया के शानदार मैनेजमेंट के कारण
देश ठीक से नहीं जान सका कि सिलेंडर का संकट दरअसल कितना गहरा है। शुरू में इंडक्शन चूल्हे की खरीद की खबरें आईं और उसी तेजी से गायब भी हो गई। क्यों गायब हो गई पता नहीं। आपके घर में चूल्हा नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, लोग शहर छोड़कर भागने लगेंगे तो गोदी मीडिया बता देगा स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं इसलिए लोग गांव जा रहे हैं। शुक्र मनाइए कि चुनाव चल रहे थे। जिस तरह से 993 रुपया और 261 रुपया दाम बढ़ा है, घरेलू सिलेंडर का दाम कब तक नहीं बढ़ेगा, अब यह सवाल पूछा जा रहा है। क्या घरेलू सिलेंडर के उपभोक्ता कुछ खास हैं? 33 करोड़ उपभोक्ता 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इसका दाम अभी नहीं बढ़ाया गया है। पेट्रोल और डीजल का भी दाम नहीं बढ़ा। कमर्शियल सिलेंडर का असर भी इन सभी 33 करोड़ उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाला है। अगर कमर्शियल सिलेंडर एक बार में 993 रुपया महंगा किया गया है तो आप अंदाजा लगाइए घरेलू सिलेंडर के दाम पर कितना दबाव होगा। चुनाव के कारण घरेलू गैस सिलेंडर का दाम एक ही बार बढ़ा, 60 रुपया महंगा किया गया, मगर 28 फरवरी के बाद से कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम आज का मिलाकर 4 बार बढ़ चुका है। 1 मार्च को ही 28 रुपया महंगा हुआ, उसके बाद 114 और फिर उसके बाद 1 अप्रैल को 194 से 208 रुपया और अब 993 रुपया। ईरान पर हमले के कारण खाड़ी के देशों में एलपीजी का उत्पादन 60% कम हो चुका है। होर्मुज के कारण तेल और गैस के टैंकरों की आवाजाही बंद है। इस युद्ध का समय 2 महीने से अधिक हो गया, खत्म होने के आसार नहीं, और खत्म भी हो गया तो दामों पर यह असर लंबा रहेगा। आम आदमी को तैयार हो जाना चाहिए कि महंगाई का तूफान उसे लंबे समय तक के लिए झेलना है। आज सरकार ने कमर्शियल गैस का दाम 993 रुपए बढ़ाकर एक तरह से ऐलान कर दिया कि उसके पास विकल्प बहुत कम बचा है। चुनाव भर स्थिति सामान्य रही, सप्लाई पूरी रही, इस तरह के आश्वासनों से सरकार ने अपना समय तो काट लिया, मगर अब इन आश्वासनों से बात नहीं बनेगी, ना आपकी ना सरकार की। शेयर बाजार सिर्फ एक इशारे से इतना घबराया कि सेंसेक्स और निफ्टी भरभरा गया। इस देश में चुनाव किस तरह से हो रहे हैं, अगर इन बातों से आम जनता को मतलब नहीं तो अब अपनी जेब की भी तो चिंता कर लीजिए कि घर कैसे चलेगा। यह भारतीय रुपया है। पूरे एशिया में 2 ही मुद्राएं सबसे खराब प्रदर्शन कर रही हैं और भारतीय रुपया उनमें से एक है। युद्ध के बाद नहीं, युद्ध के पहले से भारतीय रुपए की गिरावट दर्ज की जा रही है। भले सरकार इस पर अब सफाई देना बहुत मुनासिब नहीं समझती और गोदी मीडिया ने इस मसले को मैनेज कर लिया है, सरकार से पूछना बंद कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी रुपया गिरता जा रहा है और इसका असर महंगाई के अलग अलग रूपों में आपकी जेब और बचत पर पड़ने लगा होगा। रिजर्व बैंक ने डॉलर बेच बेच कर रुपए को बचाने की कोशिश की, मगर अब $1 95 रुपए 33 पैसे तक पहुंच गया। ठीक 1 साल पहले 30 अप्रैल 2025 के दिन रुपया उस साल के अपने शीर्ष स्तर पर था। तब $1 की कीमत 84 रुपए 78 पैसे हो गई थी और अब 1 साल में रुपया नीचे आते आते 95 रुपए 33 पैसे पर आ गया। अगर रफ्तार यही रही तो $1 100 रुपए का जल्दी हो जाएगा। इसका असर उन परिवारों पर पड़ेगा जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। इस समय अगर महीने में 45,000 रुपए भेज रहे हैं तो अब उसकी जगह 70,000 रुपए भेजने पड़ेंगे। यही नहीं, विदेशों से भारत आने और भारत से विदेश जाने का किराया भी महंगा हो गया है। यह भी भारत के आम जीवन का ही हिस्सा है। अभी ही हवाई टिकट इतना महंगा हो गया कि लोग भारत आने से कतराने लगे हैं। आयात महंगा होगा, बाहर से आने वाली तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। इसलिए कमजोर रुपए के सहारे महंगाई आपको किस किस रूप में घेरेगी वही समझ पाएगा जो हर पैसे का हिसाब अपनी डायरी में रोज लिखता है। इस हिसाब किताब में यह भी जोड़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले 70% माँ बाप मानते हैं कि पिछले 3 वर्षों में फीस 30% या उससे ज्यादा बढ़ गई है। स्कूल फीस के दाम को लेकर लोकल सर्कल्स नाम की संस्था ने यह सर्वे किया।
271 जिलों में 47,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सर्वे में भाग ना भी लिया हो तो भी आपको पता चल रहा होगा स्कूल की फीस कितनी महंगी हो गई है। 30 अप्रैल की खबर है, नोएडा में प्रशासन ने 45 स्कूलों को नोटिस दिया है। इनके खिलाफ शिकायतें आई हैं कि फीस बढ़ाने की लिमिट का पालन नहीं किया गया और फीस बढ़ा दी गई। युद्ध की शुरुआत पर $1.91 के आसपास था। 60 दिनों के भीतर $4 से अधिक की गिरावट देख चुका है। रुपए पर यह दबाव कई कारणों से पड़ रहा है। एक बड़ा कारण कच्चे तेल का भाव भी है। एक बैरल $126 का होगा तो इसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ेगी। जापान के एक बैंक का अनुमान है, अगर तेल के दाम घटकर $100 प्रति बैरल पर भी आ गए तब भी $1.95 से मजबूत नहीं हो पाएगा। यानी भारत के लोगों पर लंबे समय तक के लिए चोट लगने वाली है। भारत के बाजारों से निवेशक अपना पैसा निकाल कर भागने लगे हैं। समझ गए हैं प्रचार का खेल क्या है, अर्थव्यवस्था के आधार की सच्चाई क्या है। उन्हें दिख गई है यह सच्चाई। पिछले 4 महीने में 1.8 लाख करोड़ रुपया निकाल ले गए। डॉलर में इसे देखिए, 2025 में पूरे साल 18.9 अरब डॉलर निकाल ले गए, लेकिन ईरान युद्ध के बाद से करीब 19 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट है, मार्च और अप्रैल के बीच विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार से 20 अरब डॉलर रुपया निकाला है। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच 7 अरब डॉलर निकाल लिए। जनवरी से अप्रैल के बीच विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर मार्केट से 20 अरब डॉलर निकाले हैं। इस रफ्तार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत से अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं? यह मत समझिए कि युद्ध के कारण ही पैसे निकाल रहे हैं। अगस्त 2025 से सिलसिला शुरू हो चुका था। मतलब भारत के बाजार की हालत युद्ध के पहले से ही खराब होने लगी थी। मार्केट का रिटर्न औसत से लेकर नेगेटिव होने लगा था और निवेशक भारत की अर्थव्यवस्था की सच्चाई पहचान गए थे। भारत की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग 4 से 6 पर आ गई। यह खबर भी मीडिया से मैनेज हो गई, कहीं कुछ छप छुप के खत्म हो गई। 2 पैमानों पर IMF इस रैंकिंग को तैयार करता है, किसी देश की अपनी मुद्रा में उसकी GDP और फिर एक्सचेंज रेट के आधार पर GDP का आकलन करता है। दोनों ही पैमानों पर भारत का प्रदर्शन खराब है। ना सिर्फ रुपया गिरता जा रहा है, बल्कि GDP के आंकड़े असल में जितने हैं उससे ज्यादा आंके जा रहे हैं। यह बात अब पकड़ ली गई है, इसलिए रैंक 4 से 6 पर आ गया। इकोनॉमिक टाइम्स ने भारत की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के लिए एक एक्रोनिम बनाया है, WORR, यानी वॉर, ऑयल, रूपी और रेन। भारत के सामने चुनौती एक नहीं, एक ही समय पर युद्ध है, तेल महंगा है, कमजोर रुपया आयात को महंगा कर रहा है और मॉनसून के कमजोर होने की संभावना गहरा रही है। अगर ऐसा होता है तो खाद्य महंगाई भी बढ़ने लग जाएगी, जो तेल के बढ़े हुए दामों के कारण भी बढ़ सकती है और मॉनसून के कारण भी। अर्थशास्त्र के जानकारों का मानना है कि अगर बारिश कम रही तो महंगाई दर 5% से ऊपर चली जाएगी। RBI के 4.6% के अनुमान से काफी ज्यादा। हीट वेव, लू के कारण भी महंगाई बढ़ सकती है। इसीलिए इकोनॉमिक टाइम्स ने भारत की इस चुनौती का नाम WORR रख दिया है। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक रिपोर्ट में ये सब सवाल उठाए गए हैं। लिखा गया है कि भारत का मॉनसून इस बार औसत से कम रहेगा। जिन जिलों में अच्छी बारिश होती है वहां औसत से कम बारिश होने वाली है। अर्थव्यवस्था पर बाहरी, आंतरिक और मौसमी प्रहार का असर पड़ सकता है। आने वाले समय में आर्थिक विकास की दर पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर मॉनसून कम रहा, उधर युद्ध के कारण यूरिया की सप्लाई प्रभावित हुई, दाम बढ़ गए, तब क्या भारत की खेती पर असर पड़ेगा? पड़ेगा। किसान परेशान हो जाएंगे। सरकार आश्वासन दे रही है कि फर्टिलाइजर के स्टॉक किए जा रहे हैं, 50% की खरीदी कर ली गई है। कहा जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो रबी की फसल को लेकर चिंता बढ़ सकती है। खरीफ के लिए फर्टिलाइजर है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो फसल कमजोर हो सकती है। ऐसा होता है तो महंगाई का असर व्यापक होगा। इंडस्ट्रियल उत्पादन भी घटने लगा है। मार्च के आंकड़ों के अनुसार इंडस्ट्रियल आउटपुट 5 महीने के अपने न्यूनतम स्तर पर है।
4.1% पर आ गया है। यह पहला महीना था जो युद्ध से प्रभावित हुआ था। भारत की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। खाड़ी के देशों में बनने वाले केमिकल दुनिया के हर कोने में उद्योगों को सपोर्ट करते हैं। इन्हीं के केमिकल से भारत में दवाएं, पैकेज, खाना, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का कारोबार चल पाता है। 2 महीने से सिर्फ तेल नहीं, सप्लाई चेन की आपूर्तियां भी ठप पड़ी हैं। युद्ध का प्रभाव देखकर लगता है अप्रैल के आंकड़े और भी भयानक तस्वीर पेश कर सकते हैं। उम्मीद है लोग इन बातों के असर को समझ रहे होंगे। हाउसिंग सोसाइटी के लोग कुछ दिन और भरम में रहेंगे, उन्हें रहने दीजिए। आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक सीढ़ी तक नहीं होती इनके शहरों में, मगर शेखी ऐसी जैसे न्यूयॉर्क और लंदन से तुलना बाकी है। हाउसिंग क्लास के इन लोगों ने देश में धर्म और फर्जी राष्ट्रवाद के अलावा जरूरी सवालों को मुद्दा बनने ही नहीं दिया। उनके लिए ईडी से लेकर आईटी के इस्तेमाल से विपक्ष को तोड़ दिया जाना सही है। जब तक आग उनके घर तक नहीं पहुंचती, उन्हें सब कुछ सही लग रहा है। पिछले 1 साल में मेमोरी चिप के दाम 4 से 5 गुना तक बढ़ गए। स्मार्टफोन, टीवी, सर्वर, सेट टॉप बॉक्स, राउटर वगैरह के दाम भी बढ़े। बिजनेस स्टैंडर्ड में गुलवीन औलख की रिपोर्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाने वाली कंपनियां इस साल अपना उत्पादन 10 से 20% कम कर सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों की नौकरियां जाएंगी और सैलरी कम हो जाएगी। इस वक्त जो उत्पादन हो रहा है उसके दाम में भी बढ़ोतरी के अनुमान बताए जा रहे हैं। जाहिर है इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। लोगों को अच्छी तरह पता है युद्ध के पहले से भारत की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ सरकने लगी थी। युद्ध के कारण तेजी से सरकने लगी। हवाई चप्पल वालों के लिए गैस का सिलेंडर इतना महंगा है तो हवाई किराया कब तक महंगा होने से रोका जाएगा? हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनियों की हालत खराब होती जा रही है। उनके बंद होने की नौबत आ सकती है। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट ने केंद्र सरकार से कह दिया अगर हवाई ईंधन के दामों में कमी नहीं हुई तो ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएंगे। फेडरेशन इंडियन एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिख दिया है कि एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत दबाव में है। अभी तक उनके खर्चे में ईंधन का खर्चा 30 से 40% था, लेकिन अब बढ़कर 55 से 60% हो गया। आगे और बढ़ सकता है। इसलिए विमान कंपनियों ने सरकार से कहा कि जेट फ्यूल के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी, क्रूड ऑयल और एविएशन टरबाइन फ्यूल के दामों में बढ़ते फर्क के चलते हमारी जैसी एयरलाइन के ऑपरेशन पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। 1 मई के आदेश के अनुसार घरेलू रूट पर ईंधन के दाम नहीं बढ़े, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूट पर तेल महंगा हो गया। फिर भी इसे एविएशन सेक्टर के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कब तक यह राहत बरकरार रहेगी? दुनिया भर में विमान कंपनियां अपनी उड़ानें कम कर रही हैं। हजारों हजार फ्लाइट रद्द हो रही है। भारत का एयरलाइन सेक्टर खतरे में तो है। सरकार जेट फ्यूल को कितना रेगुलेट कर सकती है? इसका मतलब है जहाज उड़ते रहें, उनके ईंधन के खर्चे का बड़ा हिस्सा सरकार को उठाना पड़ेगा। यह तब है जब 1 अप्रैल को सरकार ने ऐलान किया था यात्रियों और कंपनियों को तेल के अंतर्राष्ट्रीय दामों का झटका ना लगे, इसलिए जेट फ्यूल में बढ़ोतरी को 25% पर कैप कर दिया गया। 100% की जगह 25% की बढ़ोतरी हुई। सरकार का तर्क था अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार दाम बढ़ते हैं तो एक साथ 100% की बढ़ोतरी हो सकती है। एयरलाइन को अचानक इतना बड़ा झटका न लगे, इसके लिए सरकारी तेल कंपनियों ने सरकार के साथ मिलकर यह कदम उठाया कि जेट फ्यूल के दाम किस्तों में बढ़े। सुनने में तो यह तर्क ठीक लगता है, लेकिन इससे एयरलाइन कंपनियों को राहत नहीं मिली। एक तरह से एयरलाइंस ने केंद्र को लिखे पत्र में साफ कर दिया कि सरकार का उठाया कदम पर्याप्त नहीं है। रिफाइनर के मार्जिन पर कैप लगाई जाए, एक्साइज ड्यूटी को हटाए और वैट कम किया जाए। एयरलाइंस का कहना है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं, लेकिन जेट फ्यूल के मामले में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। इस वजह से जेट फ्यूल जिस दाम पर बिकता है उसे रिफाइन करने की लागत से कहीं ज्यादा होता है, यानी रिफाइनर का मार्जिन बहुत ज्यादा हो सकता है। यह बदलाव हुआ 1 अप्रैल से, लेकिन यह सिस्टम हमेशा नहीं था। 2001 तक सरकार जेट फ्यूल का दाम निर्धारित करती थी और ऑयल मार्केटिंग कंपनी को एक तय मार्जिन की गारंटी देती थी। इस सिस्टम के खत्म होने के बाद
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम के हिसाब से भारत में जेट फ्यूल बेचना शुरू किया। जितना जेट फ्यूल इस्तेमाल होता है रिफाइनरी में, उससे कहीं ज्यादा का उत्पादन होता है भारत में। 50% जेट फ्यूल तो निर्यात कर दिया जाता है। फ्लाइट के अलावा सड़कों पर चलना भी महंगा हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा। अदानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। मगर मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर की यात्रा का टोल प्रधानमंत्री ने आपको नहीं बताया होगा। एक तरफ से जाने का टोल 1800 और वापसी करते हैं तो मिलाकर 3600 रुपया टोल का देना होगा। दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 905 रुपया टोल रखा गया है। यह तभी हो सकता है जब जनता के बारे में यह सिद्ध हो चुका है कि अब वह धर्म और फर्जी राष्ट्रवाद के अलावा कुछ और सोचने समझने के लायक नहीं बची है, या फिर इस रूट पर चलने वाले दुपहिया वाहन के मालिक सेठ हो गए हैं, इसलिए वो 905 रुपए का टोल दे सकते हैं। बसों और ट्रकों पर तो 5700 रुपए से ज्यादा का टोल लगेगा। जाहिर है इस रूट पर चलने का मतलब किराया भी महंगा होगा। जो भी है, इस समय सबकी जिंदगी दांव पर है। यह बहुत अच्छा है कि गोदी मीडिया ने जनता की तकलीफ गायब कर दी है और धर्म की राजनीति ने जनता को ही गायब कर दिया। इस समय जिस भी चीज के दाम बढ़ रहे हैं वो इतनी जल्दी नीचे नहीं आने वाले। कमाई नहीं बढ़ेगी, खर्चा कम नहीं होगा। पगड़ी तो तब संभालेंगे जब पगड़ी का कपड़ा खरीद पाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।